नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे हम स्काई गोल्ड से डायमंड के बारे में, और उसी के साथ साथ हम जो ज्वेलरी सेक्टर है पूरे इंडिया का, उसके बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंडिया का ज्वेलरी सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर ही इसमें एक टेलविंड है। मतलब पूरा सेक्टर ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका फिलहाल का जो ज्वेलरी मार्केट है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, वो लगभग 67 बिलियन का है, मतलब 67,000 करोड़ का है। लेकिन आगे जाके 2028 2030 तक ये लगभग 140 बिलियन का हो जाएगा, यानी 140,000 करोड़ का हो जाएगा। तो सोचिए, मार्केट कैप ही यहाँ पे जो पूरा इंडस्ट्री है वही यहाँ से डबल से ज़्यादा होने का चांसेस है। तो अब इस पूरे सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रहे होंगे, अगर वो सही से काम करेंगी तो उनका भी प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितना भी ज्वेलरी सेक्टर के 90% जो स्टॉक्स है, एक दो को छोड़ के, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा कंपनी है टाइटन, वो भी काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर रहा है। साल दर साल वो भी 30-40% से ग्रो कर रहा है। फिर आपका पीएन गडगिल है, फिर आपका ये कल्याण ज्वेलर्स है, स्काई गोल्ड है, उत्सव है, छोटी छोटी कंपनीज, आरबीजी ज्वेलर्स, ब्लू स्टोन ज्वेलर्स, ये जितनी भी ज्वेलरी की कंपनी है सारे बहुत ही अच्छा खासा ग्रो दिखा रहे हैं। ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि वो कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, गाइडेंस कैसा दे रही है। बट अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ सब में काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये तो हो गया आपका पूरा सेक्टर का। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो पहले जो आपका ज्वेलरी जो बिकता था, उसमें 50% आपका होता था ब्राइडल ज्वेलरी, शादी के टाइम में जो ज्वेलरी बिकता है, जो घरों में रखा जाता है। बाकी आपका 10% हो गया एस्पिरेशनल, जो कभी कभार पहनते थे। और उसके बाद बाकी जो बाकी जो आपका 50% था, 30% था, वो आपका था कैजुअल वेयर के लिए, जो कभी कभार पहनते थे। और बाकी 10% जो बच गया, छोटा सा अमाउंट, वो आपका रेगुलर वेयर में आता है, जैसे कपड़े के साथ पहन लिया, हल्का सा वॉलेट जैसा पहन लिया, रिंग पहन लिया। तो ये 10% था। तो ये मिक्स जो भी चेंज होते जा रहा है, जो कैजुअल वेयर था और जो नॉर्मल जो लोग पहनना स्टार्ट कर दिए, मतलब फैशन की तरह अपने ड्रेस के साथ चेंज कर करके, उसका धीरे धीरे चांसेस बढ़ रहा है, मतलब उसका एक एक्सपेंशन बढ़ रहा है। अब लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ 22 कैरेट गोल्ड लेंगे, घर में बचा के रखेंगे, सजा के रखेंगे, वैसा नहीं है। ब्राइडल ज्वेलरी अभी भी आपका एक मेजर मार्केट है, बट उसके साथ साथ जो रेगुलर ज्वेलरी जो पहनते हैं वो भी बढ़ने लग गया है। इसका मेन रीज़न है, अभी के जो जेंजी है वो प्रीफर करते हैं कि नॉर्मली हम पहना जाए, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो वो नॉर्मली पहनने के लिए क्या है, 22 कैरेट का गोल्ड को यूज़ नहीं करता, 9 कैरेट, 11 कैरेट, 14 कैरेट का, जो मतलब कि हल्का गोल्ड होता है और उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता, और नॉर्मली पहन के आप निकल सकते हैं। आपको 5-6,000 9,000 इस रेंज में मिल जाता है। तो इसका बहुत अच्छा खासा मतलब जो है बिजनेस बढ़ रहा है इस सेक्टर में भी। नेक्स्ट एक और जो चेंजेस देखा गया वो ये है कि स्टडेड ज्वेलरी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब पहले क्या था कि प्योर गोल्ड का ज्वेलरी बनता था, गोल्ड के ऊपर डिज़ाइन कीजिए हो जाएगा। बट अब क्या हो रहा है, उसी गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर आपका डायमंड या कुछ अलग स्टोन्स लगे रहेगा। तो स्टडेड ज्वेलरी का डिमांड ही बहुत बढ़ रहा है, और कंपनीज को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है स्टडेड ज्वेलरी से। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी को आप ज़्यादा दाम पे बेच सकते हैं, क्योंकि उसका डिज़ाइन अच्छा होता है, डायमंड उसमें लगा होता है। तो अब जब ज़्यादा कॉस्ट बेचते हैं तो आपको उससे मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है। तो हमें हर कंपनी में फिलहाल ये ट्रैक करना है कि कौन कौन सी कंपनी स्टड रेशियो को बढ़ा रही है, मतलब स्टडेड ज्वेलरी का रेशियो को। एक हो गया आपका गोल्ड ज्वेलरी सिंपल, और एक हो गया स्टडेड ज्वेलरी। तो अगर मान लीजिए अभी जो कल्याण ज्वेलर वो सब है, उनका लगभग 25 से 30% या 40% में नंबर देखना पड़ेगा, वो स्टडेड ज्वेलरी का रेशियो है। और जो बाकी पीएन गडगिल बाकी लोग गाइड कर रहे हैं कि हम भी लगभग अभी 12% पे है, 20-25% तक हम भी अपने स्टडेड ज्वेलरी को लेके जाएंगे। मतलब अगर हमने 100 रुपये का ज्वेलरी बेचा तो हमारा 80 रुपये का ज्वेलरी आपका गोल्ड का होगा, प्योर गोल्ड का, और 20 रुपये का जो ज्वेलरी होगा उसमें गोल्ड के साथ साथ आपका ये स्टोन्स भी लगे रहेंगे, मतलब आपका डायमंड, सैफायर, स्टोन्स लगा रहा है, स्टडेड ज्वेलरी कुछ इसमें रहेगा। तो इस तरीके से मार्केट में हमको शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। एक और मेजर जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो ये कि अभी जो पूरा ज्वेलरी सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज से शिफ्ट होकर ऑर्गेनाइज में जा रहा है। लेकिन अभी भी अनऑर्गेनाइज का जो मतलब मार्केट शेयर है वो लगभग 50% के ऊपर ही है, 60% के आसपास है। और जो आपका ऑर्गेनाइज्ड है वो लगभग 40-45% के आसपास है। तो ये भी फ्यूचर में जाके क्या होगा, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में जाएगा। इसका भी एक रीज़न ये है कि आजकल जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए और उनको प्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मतलब और गवर्नमेंट ने बहुत ये दिखाया है कि आपको गोल्ड में जब लेते हैं तो हॉलमार्क का लीजिए, हमेशा रिसिप्ट रखिए। तो ये अवेयरनेस कस्टमर्स के अंदर आ रहा है, और वो इसलिए जो ब्रांडेड ज्वेलरीज है जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, पैन इंडिया लेवल में जो काम करते हैं, उनकी तरफ जाने को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये था इंडस्ट्री का ओवरऑल आपको सिनेरियो दिखा दिया मैंने। अब हम बात करते हैं स्काई गोल्ड के बारे में। तो स्काई गोल्ड देखिए काम क्या करती है, वो डायरेक्टली उसको आपका शोरूम नहीं दिखाई देगा। जैसे आपको कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम दिखता है, आप कहीं पे जाइए, कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम है, वहाँ जाके आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं।
बट स्काई गोल्ड क्या करती है, वो बैक एंड में काम करती है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, पीएन गडगिल ऐसे कंपनीज के लिए ज्वेलरी को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह है, और वो उनको बेचती है और फर्दर जाके वो अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं। तो स्काई गोल्ड का बिजनेस अगर देखूँ तो वो B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंपनी नहीं है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, सॉरी। और स्काई गोल्ड का अगर देखें तो उन्होंने ये कहा भी है कि हम आगे जाके भी B2B में ही काम करेंगे, B2C में काम नहीं करेंगे। उसका रीज़न एक ये है कि B2C में आपको मतलब कि एसेट हैवी बिजनेस है। मतलब पहले आपको मतलब स्टोर खोलना पड़ता है, और स्टोर को आप नॉर्मली कोई दुकान की तरह खोलने से नहीं होगा, उसे काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव बनाना पड़ेगा, लाइटिंग सिस्टम अच्छा रखना पड़ेगा, खर्चा बहुत है बेसिकली। फिर आपको उसमें गोल्ड का ज्वेलरी स्टोर करके रखना पड़ता है, एम्प्लॉयज रखना पड़ता है। तो उसमें क्या है, आपका बिक्री तो अच्छा खासा होता है, मार्जिन भी अच्छा है, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट निकलना शुरू होता है। तो स्काई गोल्ड बोल रही है कि हम जिस सेक्टर में भी है वहाँ बहुत ग्रोथ है, और हम चाहते हैं कि फिलहाल B2B में ही रहें। तो इनके क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, अब जो भी बड़े बड़े जो आप जितने भी ज्वेलर्स को जानते हैं वो सारे इनके क्लाइंट्स में हैं। इनफैक्ट इनका जो बाहर में दुबई में जो ऑपरेट करते हैं उनके भी अच्छे अच्छे खासे क्लाइंट्स स्काई गोल्ड से अपना ज्वेलरी को बनवाते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल काफ़ी ठीक ठाक ही है। अब देखते हैं इसने नंबर्स कैसा प्रेजेंट किया है। तो अभी कल के दिन में ही Q2 का रिजल्ट निकल के आया है, Q2 का। उसमें इन्होंने जो रेवेन्यू अपना बढ़ा के दिखाया वो लगभग 1484 करोड़ की है, जो कि YOY बेसिस पे 93% से बढ़ा है। यानी कि ऑलमोस्ट आपका डबल हो चुका है सेल्स, इन्होंने जो बिक्री किया है 100% हो चुका है। एबिटा अगर देखें, यानी कि टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन वो सब काटने के पहले इनका अगर मतलब खर्चा अगर देखें तो वो है 99 करोड़ का, जो अगेन पिछले साल से 157% ग्रो किया है। यानी रेवेन्यू ग्रो किया आपका 100% से, और एबिटा ग्रो किया 157% से। यानी इनके पास अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिल रहा है। पैट अगर देखें तो 67% से बढ़ के 67 करोड़ से बढ़ के हो चुका है आपका 82.6% यहाँ पे ग्रो करता हुआ नजर आया है। तो पैट में, रेवेन्यू में, एबिटा में सबको हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी का फिलहाल 10% एक्सपोर्ट करती है, जो कि इन्होंने दुबई में नया एक ऑफिस खोला हुआ है, जहाँ पे ये दुबई के थ्रू मतलब मिडिल ईस्ट जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो वहाँ पे फिलहाल 10% का है, आगे ये बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। और इंडियन मार्केट में इनका 90% तक का फिलहाल रेवेन्यू आता है, टोटल जो सेल्स करते हैं उसमें से। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट जो कंपनी ने बताया वो ये है कि इनका लगभग आज से 2-3 साल पहले अगर देखेंगे तो पर मंथ ये लोग कम से कम 300-400 kg कर रहे थे, बट इस क्वार्टर में इन्होंने पर मंथ 544 kg कर दिया है। यानी पर क्वार्टर का देखेंगे तो लगभग आपका 1500 kg के आसपास पर क्वार्टर का हो गया। और कंपनी ने गाइड भी किया था कि हम FY27 तक पर मंथ में 700 से 1000 kg तक जाना चाहते हैं। तो लगता है कि आराम से अचीवेबल हो जाएगा 27 के एंड तक। पेट मार्जिन देखें तो फिलहाल कंपनी का पेट मार्जिन 4.5% है, और कंपनी का गाइडेंस भी यही है कि हम आगे जाके FY28 तक हम 4.2 से 4.5% के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पे 2020 में अगर देखें, आज से 3-4 साल पहले, तो कंपनी का पेट मार्जिन सिर्फ 3% के आसपास हुआ करता था। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट कंपनी ये गाइड कर रही है कि हम FY27 के एंड तक, मतलब अभी जो चल रहा है वो FY26 है, FY27 तक हम 7000 से लेके 7500 करोड़ तक का रेवेन्यू कर सकते हैं, 7600 तक का रेवेन्यू कर सकते हैं करोड़ का। और पेट मार्जिन जो हमारा रहेगा वो 4% से लेके 4.5% तक रहेगा। तो अगर मैं मोटा मोटा भी लेके चलता हूँ, आप एकदम कंजर्वेटिव होकर चलिए, इन्होंने गाइडेंस दिया है 7600 करोड़ का, हम 7000 मान के चलते हैं। और अगर पेट मार्जिन को भी मैं कम से कम 4% मान के चलता हूँ, अभी भी इनका 4.2% है, बट फिर भी मैं 4% ही मान के चलता हूँ, तो कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट 280 करोड़ का हो सकता है। 7000 का 4% 280 करोड़। और अभी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार। पूरे साल का प्रॉफिट इन लोगों का निकल के आया है 170 करोड़ का। तो अगर यहाँ से भी देखूँ तो अगले साल में इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डबल के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कंपनी ग्रो कर सकती है 100% से, और कंपनी का प्राइस टोनिंग अभी अगर मैं देखूँ तो आपको मिल रहा है 30 के आसपास का। तो कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन मुझे मिल रही है, और ये मैंने कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ। अगर मैं इसको 7600 कर दूँ और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दूँ तो आपका प्रॉफिट 300 करोड़ के ऊपर जा सकता है, जो कि यहाँ से आपको डबल होता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब कंपनी ने ये कुछ एक्विजिशंस किए हैं ना, तो उसका पहला जो एक्विजिशन है वो स्पीड बेंगल बोल की कंपनी है, मतलब जो चूड़ी बनाती है, इटालियन डिज़ाइंस। तो वहाँ पे ये इन्होंने 100% एक्विजिशन कर लिया है, वो अपडेट कंपनी ने किया था। उसमें क्या फ़ायदा है कि वो जो कंपनी है वो 100% गोल्ड एडवांस में लेके काम करती है। मतलब देखिए, अब जो स्काई गोल्डर्स का मेन बिजनेस क्या है कि गोल्ड को लेके उसका डिज़ाइन बना के कंपनी को बेच देना। स्काई गोल्ड खुद गोल्ड में ट्रेड नहीं करती है। तो इन्होंने क्या एक नया सिस्टम निकाला कि जो भी कंपनी को ऑर्डर देगी
वही इनको गोल्ड दे देगा और ये सिर्फ बनाने का चार्जेस लेंगे। तो उससे इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, मेन इन्हें गोल्ड खरीदने का खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। मान लीजिए अगर किसी ने मुझे ऑर्डर किया तो पहले मैं खुद जाऊँगा गोल्ड खरीदूंगा, तो पहले मैंने वहाँ पैसा फंसाया, गोल्ड को फिर बनाऊंगा, ज्वेलरी बना के फिर उनको दूंगा, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। तो यहाँ गोल्ड खरीदने का मुझे कुछ इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, मतलब वो मेरे लिए एक वेस्ट खर्चा हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी कंपनी ऑर्डर देगा आप ही मुझे गोल्ड दे दीजिए, उसी गोल्ड को मैं बना के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का पैसा लूँगा और आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो ये सिस्टम से क्या होता है, इनका पैसा और कम खर्च लगता है, ये और एसेट लाइट मॉडल हो गया। तो स्पीड बैंगल जो है ऑलरेडी 100% एडवांस गोल्ड पे काम करती है, तो इसकी वजह से इनका जो वर्किंग कैपिटल है, जो काम करने में जो पैसा खर्च होता है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और इसमें पैट मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि ये एक अच्छा मतलब प्रीमियम डिज़ाइन है, तो उसके ऊपर सेल्स प्राइस ज़्यादा होता है और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट एक और कंपनी के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि इन्होंने एक नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हायर किया है, जो कि पहले कोटक बैंक में काम कर चुके हैं और उनका जो गोल्ड एंड ज्वेलरी डिवीजन था उसको देखते थे। तो 36 साल का इनको एक्सपीरियंस है और आगे जाके इन आदमी का जो एक्सपर्टीज़ है इनको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये कस्टमर रिलेशंस बना सकते हैं, अलग अलग कंपनी से आपको टाइप कैसे करना है, फाइनेंस कैसे लेके आना है, उसमें बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी उसको फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, उन सब के लिए ऐसे आदमी का होना बैंक में मतलब कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया गाइडेंस, मैंने आपको शायद शेयर कर दिया है कि पैट मार्जिन कितना रखना चाहती है। ठीक है, कंपनी ने कैपिटल रेज भी किया है लगभग 270 करोड़ का, तो इससे कंपनी अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी फिर वही हो गया कि जो मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी जो पूरा इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये था मोटा मोटा कंपनी का Q2 का रिजल्ट का एनालिसिस। अभी इसका कॉन कॉल आज होने वाला है, तो कॉन कॉल में पढ़ के जो नया डिटेल्स पढ़ने जानने मिलेगा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो मुझे कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड लग रहा है। बीच में काफ़ी स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, क्योंकि इसका जो पहले जो हर साल 100% से ग्रो कर रही थी, अब ये हर साल 100% से ग्रो नहीं करेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी अगर हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो आज के प्राइस से भी FY27 में इसका जो प्रॉफिट है वो डबल के आसपास है, डबल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर मैं देखूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है और कंपनी आगे अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखा सकती है। तो मेरे लिए ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कंपनी। अब आपको मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपका व्यूज़ मुझसे अलग भी हो सकता है, बट आपको इसमें बाय करना है कि सेल करना है, ये डिसीजन आपको खुद ही बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।